Hello friends, welcome back to my YouTube channel Civil Life. Today we will start chapter 5 of our study material Indian contribution to science. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज प्लांट एंड एनिमल साइंस इन एंशिएंट इंडिया। तो हमने देख लिया केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, इसे के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल साइंस के बारे में क्या बातें कही गई। आयुर्वेदा also represents life sciences like botany, zoology, veterinary science and agriculture along with medicine. तो आयुर्वेदा केवल ह्यूमन का, हम लोगों का ही इलाज नहीं करता बल्कि और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जैसे लाइफ साइंस, जैसे कि बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया। वेटनरी साइंस का मतलब होता है जो जानवर से रिलेटेड हो, ठीक है, यानी ऐसा साइंस जिसमें जानवरों के बारे में स्टडी किया जाता हो। एंड एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद मेडिसिन, एग्रीकल्चर खेती में किस तरह से किया जाए। प्लांट साइंस वाज नोन एज वृक्षायुर्वेदा एंड एनिमल साइंस एज मृगायुर्वेदा। तो ये फैक्चुअल याद रखना है कि प्लांट साइंस को क्या कहा जाता है, वृक्षायुर्वेदा, और एनिमल साइंस को मृगायुर्वेदा। आयुर्वेदा एंड गजायुर्वेदा रिप्रेजेंट वेटनरी साइंस फॉर हॉर्सेस एंड एलिफेंट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे चार क्वेश्चन यहाँ पे बनने की संभावना है। वृक्षायुर्वेदा जो कि किसके लिए है, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए मृगायुर्वेदा, और किस हॉर्स के लिए अश्वायुर्वेदा, और एलिफेंट के लिए गजायुर्वेदा। तो ऐसे 4 सवाल बन सकते हैं, आप ध्यान रखें। मेडिसिन फॉर हॉर्सेस एंड एलिफेंट रेस्पेक्टिवली। एग्रीकल्चर वाज नोन एज कृषि शास्त्र। तो हॉर्स एग्रीकल्चर किस लिए, कृषि शास्त्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, प्लांट साइंस इन एंशिएंट इंडिया। एंटिक्विटी एंड कंटिन्यूटी। एंटिक्विटी का मतलब होता है पुरातनता, यानी पुरानी जो चीज़ें हैं, और कंटिन्यूटी का मतलब होता है उसका आगे बढ़ना, कंटिन्यू रहना। तो जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी, जैसे कि आयुर्वेदा में उसके जो टेक्स्ट है उसमें बताया गया प्रोसेस है, इलाज है, क्या ये इन सभी चीज़ों की कंटिन्यूटी की बात हो रही है। तो नॉलेज ऑफ प्लांट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर डॉक्यूमेंटेड इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। तो प्लांट के लिए और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो भी प्रैक्टिसेस है कि कैसे खेती करेंगे, कैसे प्लांट्स का इलाज करेंगे, इन सभी के बारे में इंडियन जो लिटरेचर है एंशिएंट, उसमें डॉक्यूमेंट कर दिया गया, उसमें बताया गया पॉलिसी। ठीक है। डिस्कशन ऑन प्लांट साइंस कैन बी सीन इन वैदिक लिटरेचर, द इपिक एंड वेरियस कंपेंडिया। तो प्लांट साइंस पे डिस्कशन जो है वो वैदिक लिटरेचर में भी देखा जा सकता है, इपिक्स यानी महाकाव्यों में भी देखा जा सकता है, और भी बहुत सारे कंपेंडिया है उसमें भी हम देख सकते हैं। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य contains very interesting passages relating to the harvesting and management of crops and crop diseases and very many aspects of agroforestry। तो कौटिल्य ने जो लिखा था अर्थशास्त्र, उसमें बहुत ही एक रोमांचकारी एक पैसेज दिया गया है जो कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। हार्वेस्टिंग होता है जो कटाई होती है फसलों की, और किस तरह से क्रॉप्स को मैनेज करेंगे, कैसे जो डिजीज़ लग जाते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं उसमें डिजीज़ लग जाते हैं, पीला पीला पड़ जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, उन सभी के इलाज, मैनेजमेंट कैसे करें, इन सब के बारे में दिया गया। वृद्ध संहिता ऑफ वरामिहिर, composed in the 6th century CE, has an entire chapter devoted to वृक्षायुर्वेदा। तो वृहद संहिता जो कि किसने लिखी थी,
वराहमिहिर ने लिखी थी, उसमें एक पूरा ही चैप्टर ही इस पे दिया गया है। किस पे? वृक्षायुर्वेदा। वृक्षायुर्वेदा किसका है? किसका है? याद कीजिए। वृक्षायुर्वेदा प्लांट के लिए है, प्लांट साइंस को वृक्षायुर्वेदा का है। तो वराहमिहिर ने पूरा चैप्टर ही तैयार कर दिया है प्लांट साइंस के लिए। अग्नि पुराण ऑल्सो इंक्लूड्स अ चैप्टर ऑन दिस टॉपिक। अग्नि पुराण में भी इस पर एक टॉपिक है। चक्रपाणि दत्त, अ commentator of the celebrated Ayurvedic text Charak Samhita, puts forth the theory that plants have feelings and cognitive ability। और चरक संहिता में चरक पाणी दत्त एक कमेंटेटर रहे हैं आयुर्वेदिक टेक्स्ट के, ठीक है, जो उसमें कमेंटेटर मतलब कि उस पर कमेंट करने वाले है ना। तो उन्होंने एक फोर्थ थ्योरी दिया है। थ्योरी क्या दिया है? एक सिद्धांत दिया है कि पौधों में भी फीलिंग्स और कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी केवल हम ही ऐसे नहीं है, मनुष्य ही नहीं है, जानवर ही नहीं जो कि फीलिंग्स को समझते हैं, बल्कि पौधे भी है जो फीलिंग्स को समझते हैं और इनमें भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं। देयर आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट वर्क्स ऑन द सब्जेक्ट लाइक सूर्यपाला's वृक्षायुर्वेदा एंड उपवन विनोदा ऑफ Sarnagadhar। The legacy of Vrikshayurveda has also been preserved through folk tradition in oral form। तो folk tradition पहले ही बताया कि जो छोटे लेवल पे होता है वो folk tradition होता है, और ओरल फॉर्म में जो है इसके नॉलेज को प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। इसकी लीजेसी को, यानी वृक्षायुर्वेदा जो कि प्लांट साइंस है, इसके लीजेसी को प्रिजर्व करके रखा गया है ओरल फॉर्म में। यानी रिटेन की बात तो अलग है, ओरल फॉर्म में जैसे मैंने किसी को बताया, वो अपने बेटे को बताया, वो अपने, तो इस तरह से ओरल फॉर्म में ये ट्रेडिशन जारी रही। द फार्मिंग एंड ट्राइबल कम्युनिटीज constitutes the largest repository of the working knowledge of plant science in India। जो फार्मिंग और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, ठीक है, जो कृषक लोग हैं खेती करते हैं, और जो ट्राइबल पीपल है, उन सभी ने मिलकर क्या लार्जेस्ट रेस्पिटरी बनाया है और प्लांट साइंस पे काम किया, यानी कि प्लांट साइंस जो है उस पर वर्क किया है। तो यहाँ पे सीधी सी ये मतलब है कि जो प्लांट साइंस होगा, ठीक है, साइंस तो कोई बताएगा, बाकी जो वर्क करने का काम तो वही करेंगे जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, बंजारे जो है, और जो फार्मिंग यानी जो कृषक हैं, तो उसको अप्लाई तो वही करेंगे। तो वही बात हमें कही गई कि उन्होंने लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट रिस्पोसिटरी ऑफ द वर्किंग नॉलेज। उनके पास नॉलेज आया कि हाँ ऐसा करने पे प्लांट सुरक्षित रहेगा, क्रॉप खराब नहीं होंगे, तो उन्होंने उस पर वर्क किया। Surapala applied the dose theory to plants to provide a number of recipes for plant protection and treatment depending on the particular dosage imbalance affecting the plant। सूर्यपाला से उन्होंने डोज थ्योरी दिया प्लांट्स के लिए कि a number of recipes for plant protection, कि प्लांट्स की प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर डोज इम्बैलेंस अफेक्टिंग द प्लांट, कि किसी प्लांट को कितनी ज़रूरत है। शायद भी जो टेस्टिंग की जाती है कि इसको ज़रूरत भी है कि नहीं। आज बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें पौधे के जो है पत्तियों को उसका फ़ोटो खींचकर पता लगाया जाता है कि इसको कौन सा दवा चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए भी कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये भी उस समय इस डोज के बारे में डोज थ्योरी दिया था किसने? सूर्यपाला ने। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। Many of the ingredients he lists have been shown to possess antimicrobial properties. Among them are milk, elephant milk at times, ghee, honey,
लिसोराइस, cow urine and dung, various liquid manures, mustard paste made of various barks and roots, asafoetida, turmeric, sesame oil, salt and ash, the flesh, fat or marrow from various animals, mammals and fish was also recommended in the specific cases. तो बहुत सारे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट तैयार किए थे जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का मतलब क्या? माइक्रोबियल का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हो, ठीक है, सबसे छोटे जो जीव होते हैं उसके लिए। और एंटी का मतलब उसके विरुद्ध, यानी कि उसको समाप्त करने वाला जो है, उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाए गए हैं, जिनमें की है एलिफेंट के मिल्क, उस समय के घी, हनी, ठीक है, काउ यूरिन, ये सब जितने लिस्ट दिए गए, ये लिस्ट तैयार किया गया था जो कि एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का, जिसमें यानी जो माइक्रोबियल के लिए सही नहीं हो, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट बनाए गए हैं। और ये कुछ ही केसेस के लिए, ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं। बाकी ऊपर जो बताया वो तो है ही डोज थ्योरी सुरपाला का, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक केसों में, ठीक है, जब विशेष ज़रूरत पड़ती है तब इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। Follows from the manuscript of Vriks Ayurveda of Surapala, a text on plant science composed in the 10th century। तो ये 10वीं शताब्दी में ये देख सकते हैं, वृक्ष आयुर्वेदा का यानी कि प्लांट साइंस का है, सूर्यपाला का है। ठीक है, सूर्यपाला जी इन्होंने क्या दिया था? डोज थ्योरी दिया था। ठीक है, तो ये प्लांट साइंस पे है और इसको 10वीं शताब्दी में कंपोज किया गया था। नाउ स्कोप। Ayurvedic literature refers to plants and their classification into forest trees, other trees, shrubby plants and herbs। तो आयुर्वेदिक जो लिटरेचर है उनमें अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है प्लांट्स का, और किस आधार पे कि जो पौधे फॉरेस्ट में है तो फॉरेस्ट्री ट्रीज, बाकी जगह है तो अदर ट्रीज, जो सरब जो झाड़ियों की तरह जो झाड़ियों में रहते हैं, यानी जो प्लांट्स एक जगह मिलकर झाड़ बना लेते तो वो श्रबी प्लांट्स हो गए, और जो छोटे छोटे रह जाते हैं घास के समान वो हर्ब्स हो गए। Shrubby plants are either climbers or shrubs as such, and shrubs are flowering and non-flowering। तो जो श्रबी प्लांट्स होते हैं, श्रब यानी कि जो झाड़ी वाले जो प्लांट्स होते हैं वो या तो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स यानी कि जो जिसमें टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल्स के जरिए वो ऊपर चढ़ते हैं, या श्रब्स एज सच एंड हर्ब्स, या ऐसे ही श्रब्स होते हैं। यानी कुछ श्रब्स जो होते हैं वो क्लाइंबर्स होते हैं और बाकी श्रब्स जिस तरह झाड़ी वाले होते हैं वैसे ही होते हैं। एंड हर्ब्स आर फ्लोरिंग एंड नॉन फ्लोरिंग। फ्लोरिंग जिनमें से फल फूल निकलते हैं वो फ्लोरिंग है। The plants which bear flowers are known as flowering and non-flowering। Flowering and non-flowering trees are also distinguished। अब flowering और non-flowering में भी अलग अलग डिस्टिंक्शन। Vriksayurveda includes topic like collection, selection and storage of seeds, germination and sowing, various techniques of plant propagation and grafting, nursing and irrigation, testing and classification of soil, selection of soil suitable for various plants, types of plants, manuring, pest and disease management। फिलहाल इतना का मतलब समझते हैं। तो वृक्षायुर्वेदा में क्या क्या टॉपिक्स है जो कि प्लांट साइंस का है, तो बेसिकली प्लांट से रिलेटेड होगा, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगा। तो कैसे कलेक्शन, सीड्स का कलेक्शन कैसे होगा, सीड्स का सिलेक्शन, जैसे अभी साइंस में क्रॉप्स वाले चैप्टर होते हैं, क्लास 8 में है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस बताएंगे कि क्या क्या होता है। पहले
सीड लेते हैं उसका सिलेक्शन कैसे करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस बताया गया। तो उसी तरह से कुछ टॉपिक्स दिए गए। तो वृक्षायुर्वेदम में कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये ध्यान में रखना है। डायरेक्ट कलेक्शन, सीड्स को कलेक्ट कैसे करना है, सिलेक्शन उसमें से कौन सा सीड जर्मिनेट करेगा कौन सा नहीं करेगा उसका सिलेक्शन कैसे करें, सीड को स्टोर कैसे करें, उसका जर्मिनेशन कैसे होगा, सोइंग उसको बोना कैसे है, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्लांट्स प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन क्या होता है कि एक, अब इसमें भी आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जब किसी प्लांट के किसी वेजिटेटिव पार्ट जो होता है जैसे रूट, स्टेम, ठीक है, लीव्स, लीफ नहीं होता, ये सब पार्ट्स को जब तोड़कर दूसरा चीज़ उगा दिया जाता है, दूसरा प्लांट निकाल दिया जाता है, जिससे रोज़ का हो गया, उसको तोड़ने के बाद कहीं और लगा दीजिए तो वो हो जाता है। तो ये है प्रोपेगेशन, प्लांट प्रोपेगेशन, यानी एक प्लांट से और सारा प्लांट कैसे निकले, कि सीड की ज़रूरत नहीं, प्रोपेगेशन में सीड नहीं चाहिए दूसरे प्लांट उगाने के लिए, ठीक है। यानी एक सीड हमने लगाया, उससे प्लांट निकल गया, फिर उस प्लांट से ही हम उसको तोड़कर उसके वेजिटेटिव पार्ट को तोड़कर कहीं और गाड़ देंगे तो वो भी एक बड़ा प्लांट बन जाएगा। एंड ग्राफ्टिंग, नर्सिंग एंड इरिगेशन, सिंचाई का, टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का क्लासिफिकेशन के, मिट्टी की जांच की जाती है कि इसमें उर्वरक शक्ति है कि नहीं, फर्टिलिटी है कि नहीं, इसमें किस चीज़ की ज़्यादा दर्द है, मैन्यूरिंग, खाद कैसे देना है। ये बहुत सारे इतने सारे टॉपिक्स उसमें बताए गए, इतने के बारे में अगर जानकारी हो तो खेती अच्छी होगी। पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट, किस तरह से डिजीज़ को मैनेज करना है, क्योंकि क्रॉप्स में कीड़े लग जाते हैं जिसके कारण क्रॉप खराब हो जाती है। नोमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टू गेट वेराइट पर्पसेस, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, कि कौन सा कंडीशन सही है कौन सा नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए, पानी कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या किस पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए किसको ज़्यादा नहीं चाहिए। यूज ऑफ प्लांट्स एज इंडिकेटर्स ऑफ वेदर, वाटर एंड मिनरल्स एज वेल एज बोटानिकल मार्वल्स, क्या, और प्लांट का यूज एक इंडिकेटर की तरह, जैसे कि वेदर, वाटर, ये सब बताया अभी। नाउ कम्स टू वैलिडेशन। The Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has documented 4,879 indigenous practices in the fields of traditional plant science. तो जो परंपरागत जो प्लांट साइंस होता है, यानी कि पहले से जो अपनाया जा रहा है वहीं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, जिसको हम पहले से जो अपनाया जा रहा है उसी को हम अभी भी अपना रहे हैं। तो उसमें लगभग ICAR ने, ठीक है, लगभग 4,879 इंडिजिनस प्रैक्टिसेस के बारे में बताया है, ठीक है। तो सुन सकते हैं कि इतने सारे अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं प्लांट साइंस से रिलेटेड। अ सेट ऑफ 111 इंडिजिनस टेक्निकल प्रैक्टिसेस were selected and subjected to experimental testing and validation in efforts that were conducted by several ICAR institutes and state agricultural department and universities across the country. तो 111 प्रैक्टिसेस का एक सेट होता था, ठीक है, उसको सिलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट उस पर किया जाता था, उस पर टेस्ट किया जाता था कि ये प्रैक्टिस कितना कारगर है, इसमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ICAR जो एक डिपार्टमेंट जो बनाया गया था, तो विशेष रूप से इसी पे काम करता था कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और साथ ही साथ
एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो है और यूनिवर्सिटीज़ पूरे जो कंट्री में था वो भी ये सारे एफर्ट्स लगाते थे, वो कितना वैलिड है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब पर जांच पड़ताल करते थे। दिस पर्टेन टू वेरियस टॉपिक्स सच एज पेस्ट कंट्रोल। अब इनमें टॉपिक्स क्या क्या रहते थे, कौन कौन से प्रैक्टिस से रिलेटेड क्या टॉपिक्स हैं? तो पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट का मतलब क्या होता है? कीड़ा होता है जो लग जाता है उसमें, क्रॉप्स में जो कीड़े लगते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन, फार्म इम्प्लीमेंट्स, किस तरह उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, तो मौसम का भी फोरकास्ट कर, जैसे कि बीज बोना है तो उसके लिए क्या मौसम रहना चाहिए, ऐसा ना कि बीज बो दिए और उसी समय बारिश हो गया तो पूरा तो निकल जाएगा। तो वेदर फोरकास्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट था। एंड इट वॉज शोन दैट स्लाइटली मोर देन 80% ऑफ दिस प्रैक्टिसेस वर वैलिड एंड अबाउट 6% वर पार्शली वैलिड। देखिए, तो टॉपिक है हमारा वैलिडेशन, कि ये जितने भी प्रैक्टिसेस हुआ करते तो वो कितना वैलिड है, ठीक है, मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ की वैलिडिटी की जो जांच होती थी वो वैधानिकता की। तो ऐसा दिखाया गया, ऐसा कंक्लूजन है कि लगभग 80% जो भी प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है प्लांट साइंस में, उसमें से 80% जो है वो वैलिड है पूरी तरह से, मोर देन 80% एकदम वैलिड है, और 6% जो है वो पार्शियली वैलिड है, मतलब उतना कारगर नहीं लेकिन फिर भी है, मतलब वो प्रैक्टिस बेकार नहीं कह सकते उसको, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वृक्षायुर्वेदा promises many new areas for fresh research initiatives like the study of meteorological conditions, Tithi, Nakshatra, that are suitable for various agricultural operations in the cultivation of crops, increasing plant growth and yield, testing and classification of soil, and use of plants as indicator for water, minerals and weather. तो वृक्षायुर्वेदा जो कि प्लांट साइंस है, इतनी बार वर्ड आने के बाद आपको याद भी हो गया होगा। तो ये क्या प्रॉमिस करता है कि बहुत से क्षेत्र में बहुत से रिसर्च इनिशिएटिव, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन के बारे में स्टडी करना, कि मौसम जो होगा, मौसम का क्या फोरकास्टिंग होगा, तिथि, नक्षत्र, और ये सभी दे आर सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, कैसे हम क्रॉप्स को कल्टीवेट कर पाएंगे और कैसे प्लांट ग्रोथ को हम देख पाएंगे और उसको इल्ड कैसे कर पाएंगे, कैसे हम बढ़िया सा इल्ड का मतलब होता है उपज, टेस्टिंग कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, इस सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इन सब के बारे में स्टडी करना, ये सब किस में है? वृक्षायुर्वेदा में संकलित है। एंड यूज ऑफ प्लांट एज इंडिकेटर्स फॉर वाटर, और प्लांट का यूज वाटर के इंडिकेशन के लिए, मिनरल के इंडिकेशन के लिए और वेदर के इंडिकेशन के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। नाउ एनिमल साइंस इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में एनिमल साइंस के बारे में क्या है? फिर हुआ टॉपिक एंटीक्विटी एंड कंटिन्यूटी, जो पुरानी चीज़ें हैं और उसका कंटिन्यू रहना। द ब्रांच ऑफ वेटरनरी मेडिसिन was well developed in ancient India and was devoted to the well-being of domesticated animals like cows, horses and elephants. Earliest references can be seen in Vedic literature. ठीक है, तो वेटनरी साइंस होता है कि जो जानवरों से रिलेटेड होता है वो वेटनरी साइंस होता है। तो ये बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड था एंशिएंट इंडिया में, और इसको डिवोट किया गया था वेलबींग, यानी जब कोई बीमारी होती थी जैसे काउस, हॉर्सेस या एलिफेंट को, तो उसके इलाज के लिए जो होता था वो सारी चीज़ को इसमें डॉक्यूमेंटेड किया गया है और उनको डिवोटेड किया गया है इसमें। और इसका जो रेफरेंस देखा जाए कि ये कब की है, तो ये हमें वैदिक लिटरेचर में मिल सकता है, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सोर्सेस, नाउ Ayurveda of
Salihotra is an ancient textbook of veterinary medicine that classifies horses and describes treatments for horses apart from providing accounts of anatomy. ठीक है, तो जैसे सोर्स की हम बात करते हैं तो है आयुर्वेदा जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये सालिहोत्रा के द्वारा। ये एक एंशिएंट टेक्स्ट बुक है। ठीक है, इसमें क्या बताया कि वेटरनरी मेडिसिन के बारे में, जानवरों के इलाज वाले जो मेडिसिन होते हैं उसके बारे में। डेट क्लासीफाइज हॉर्स, जो कि हॉर्स को क्लासीफाई करता है कि अलग अलग तरह के मेडिसिन के बारे में। एंड डिस्क्राइब्स ट्रीटमेंट फॉर हॉर्सेस अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग अकाउंट्स ऑफ एनाटोमी। ठीक है, एनाटोमी एक तरह जो सर्जरी की जो बात हुई तो वो तो प्रोवाइड करने के अलावा हॉर्सेस के ट्रीटमेंट के बारे में भी उसमें डिस्क्राइब किया गया है। Salihotra composed many treatises on horses, which were translated into Arabic, Persian, and Tibetan. A treatise on Gajayurveda devoted to elephants were composed by Palakapya, which deals with the treatment of diseases affecting elephants. तो सालिहोत्रा ने बहुत सारे ट्रीटाइजेस कंपोज किए हैं हॉर्सेस के ऊपर, और इनको ट्रांसलेट भी किया गया। जैसे कि कल ही हमने बात किया कि जो आयुर्वेदा है उसका बुद्धिज्म ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, और जो ये बुक होते थे आयुर्वेदा का टेक्स्ट बुक, उसको अलग अलग देश के भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया ताकि वहाँ के लोग भी जान सके। तो उसी तरह से सालिहोत्रा ने जो कंपोज किया हॉर्सेस के ट्रीटमेंट के ऊपर, तो उसको भी अरबिक, पर्शियन और तिब्बतन जैसे विभिन्न भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया। जैसे एक ट्रीटाइज था गजायुर्वेदा, यानी कि जो हाथी से रिलेटेड था, इसको कंपोज किया गया था पलकप्य के द्वारा। तो इसको भी याद रखना कि गजायुर्वेदा से रिलेटेड किसने बनाया था, तो पलकप्य, जो किस से रिलेटेड था, विच डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस अफ्लिक्टिंग एलिफेंट, जो कि एलिफेंट के जो डिजीज होते थे उसको ट्रीटमेंट के बारे में हमें बताता है कि उसका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। वो सब कहाँ मिलता है हमको, गजायुर्वेदा में मिलता है। किसने लिखा था, पलकप्य ने। द मृगपक्ष शिस्त्र बाय हंसदेवा, composed in the 13th century CE, gives fascinating description of animals and birds. तो ये भी ध्यान रखना कि जो मृग पक्ष शस्त्र जो है ये किसी से डील करता है, तो एनिमल्स और बर्ड्स से डील करता है। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन तो बनने की संभावना है। कौन सा गजायुर्वेदा किससे डील करता है, तो किसने लिखा है उसके टेक्स्ट को। नाउ अगेन स्कोप, the diversity of animal life has been well captured in ancient literature of India. So if we talk about the diversity in flora and fauna, okay, एनिमल में, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से एंशिएंट लिटरेचर में एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट किया गया है। द कैनन्स ऑफ चरक्का एंड सुश्रुता क्लासीफाई एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट एंड प्रीडेटरी बिहेवियर। तो जो चरक और सुश्रुता की अगर बात करें तो उन्होंने क्लासिफाई किया है एनिमल को किस आधार पे, तो 2 आधार पे। एक तो हैबिटेट के आधार पे, यानी कि जो उनका निवास स्थान होता है कि कहाँ रहते हैं, उनका हैबिटेट कैसा है, कहाँ रहते हैं, उसके आधार पे। और दूसरा क्या है, प्रीडेटरी बिहेवियर का, शिकार करने का बिहेवियर कैसा है, कैसे शिकार करते हैं, उस आधार पे। तो ये 2 आधार पे चरक और सुश्रुता ने एनिमल का क्लासिफिकेशन किया। एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इनटू टेरेस्ट्रियल, अंडरग्राउंड, एक्वाटिक, एरियल एंड मार्सी टाइप्स। ठीक है, तो 2 तरह से क्लासिफिकेशन हुआ। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था कि हैबिटेट के आधार पे,
कि कौन कहाँ निवास करता है उसके आधार पे, तो उसके आधार पे एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। जैसे कि टेरेस्टेरियल यानी कि जो लैंड पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, वो टेरेस्टेरियल है, फॉरेस्ट। अंडरग्राउंड जो ज़मीन के नीचे, एक्वेटिक जो पानी में रहता है, एरियल जो हवा में रहता है, और मार्सी टाइप्स जो दलदल जैसे ज़मीनों में रहता है। एनिमल्स आर प्रे स्नेचर्स, प्रसाहा, पेकर्स, विस्कीरा और अटैकर्स, प्रतुदा। ठीक है, इसमें भी आप पता है शिकार करने की बिहेवियर दूसरा जो था, तो उसमें स्नैचर जो कि चीज़ को स्नैच करता है, स्नैच करके खाता है। फिर पेकर्स है, अटैकर्स है, कुछ जो अटैक करता है। तो ये डिफरेंट बिहेवियर्स के आधार पे भी जानवरों का क्लासिफिकेशन किया गया। इन डिफरेंट टेक्स्ट एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेराइड क्राइटेरिया। और अलग अलग टेक्स्ट में एनिमल का अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, और चरक और सुश्रुता ने अपने हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया। एनिमल्स आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यूंजिया एंड asexually unungia. Sexual reproduction is either through eggs, oviparous, or placenta, viviparous. The text also speak of life emerging from moisture and heat as well as head vegetation. तो एनिमल्स के बारे में, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में भी दो तरीके से, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ही टाइप्स के डिस्क्राइब मिलते हैं। और जिसे कुछ ओविपोरस भी होते हैं, कुछ विविपेरस होते हैं। ऑन वन क्लासिफिकेशन द टेक्स्ट ऑल्सो स्पीक ऑफ लाइफ इमर्जिंग फ्रॉम मॉइस्चर एंड हीट एज वेल एज फ्रॉम हेड वेजिटेशन। साथ ही साथ ये इन दो के अलावा भी कुछ टेक्स्ट ये भी बताते हैं कि लाइफ का जो इमरजेंस है वो मॉइस्चर से भी होता है। वो कैसे, जैसे कि वायरस के बारे में पढ़ा, जो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे फंगस होते हैं, वो मॉइस्चर में ही उनका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मॉइस्चर में भी, कुछ हीट यानी गर्मी के कारण, और कुछ हेड वेजिटेशन से भी प्रोड्यूस होते हैं। वन क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विशेस एनिमल्स बाय नंबर ऑफ फीट एंड अनदर बाय प्रेजेंस और ऑब्सेंस ऑफ हूव्स। तो ये क्लासिफिकेशन तो ये बताता है कि किसी के कितने पैर है, तो पैरों के आधार पे, ठीक है, नंबर ऑफ फीट के आधार पे। और दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हूव्स, जो हूव्स होते हैं उसके, तो किसी में हूव्स प्रेजेंट है या नहीं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, दूसरे बेसिस पे, ठीक है, उसका अलग अलग आधार माना जाता है। द मत्स्य पुराण क्लासिफाइज एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी इनटू डिवर्नल, नॉक्टर्नल और बोथ। तो मत्स्य पुराण तो ये किस चीज़ पे क्लासिफाई करता है कि उनका एक्टिविटी, ठीक है, डायर्नल एक्टिविटी और नॉक्टर्नल एक्टिविटी, या फिर दोनों के आधार पे। तो ये यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अ नंबर ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ फूड एंड डाइटेटिस्ट। और कुछ फूड के आधार पे भी। द मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ मीट from a variety of animal sources have been documented in the classical text of Ayurveda. The food web and food chain have been described, highlighting the principle that one form of life is food for another. जीवो जीवस्य जीवनम। तो फूड वेब और फूड चैन के बारे में तो फूड चैन के बारे में क्लास 6, 7 और 8 तीनों में ही पढ़ाई होती है कि जब एक जानवर कोई दूसरे जानवर के जब शिकार होता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे एक चैन बना देता है, उसको फूड चैन कहते हैं। और बहुत सारे फूड चैन भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, उसको फूड वेब कहते हैं। तो इन सब का भी डिस्क्रिप्शन हमें आयुर्वेदा में
या एंशिएंट लिटरेचर में देखने को मिलता है। People of ancient India lived in close proximity with nature and were keen observers of animal life. It has been mentioned in some texts that the first clue regarding medicinal properties of plants can be discovered from animal behavior. तो कुछ टेक्स्ट में ऐसा मेंशन किया गया कि मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी है वो पहली बार एनिमल के बिहेवियर से ही पता लगाया गया कि हाउ एनिमल बिहेव्ड, एंड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एनिमल द फर्स्ट मेडिसिनल property was discovered. Thus, ancient Indian literature has one of the earliest documented evidence of the practice of Jew pharmacognosy, that is the discovery of medicinal use of plant by observing how animals eat a specific plant when they suffer from a disease, have worm or have been bitten by a snake. तो एनिमल के खाने के बिहेवियर को देखकर, ठीक है, अलग अलग एनिमल के बिहेवियर, हाउ एनिमल बिहेव, हाउ दे ईट, ये सभी के को देख कर ही मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का पता लगाया जाता था कि यहाँ अगर किसी को सांप काट लिया फिर उसका क्या इलाज हो सकता है। द टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा ऑल्सो टॉक अबाउट कन्फर्मिंग द टॉक्सिसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय एडमिनिस्ट्रिंग that doses to animals. Perhaps the earlier account of animal experiment in toxicology. और साथ ही आयुर्वेदा इस बात की भी कंफर्मेशन देता है कि कौन सा सब्सटेंस कितना टॉक्सिसिटी, कितना वो जहरीला है, ठीक है, और कितना डोज जो है एनिमल को मिलना चाहिए अगर कोई हमको देना हो तो। और शायद परहैप्स द अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ एनिमल एक्सपेरिमेंट इन टॉक्सिकोलॉजी, और ये सबसे पुराना अकाउंट बोला जा सकता है कि ये सबसे पहला अकाउंट है जो टॉक्सिकोलॉजी की बात करता है, ठीक है, कि सब्सटेंस कोई कितना टॉक्सिक है, कितना जहरीला है। करंट स्टेटस, गज आयुर्वेदा इज स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड बाई ट्रेडिशनल एक्सपर्ट इन स्टेट्स लाइक केरला। तो गज आयुर्वेदा को आज भी प्रैक्टिसाइज किया जाता है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो आज भी गज आयुर्वेदा को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि स्टेट केरला में। वेटनरी हर्बल मेडिसिन्स आर मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय फार्मास्यूटिकल फर्म इन इंडिया। तो वेटनरी मेडिसिन का आज मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है, और जिस तरह से बताया गया उसमें से बहुत सारे प्रोसेसेस का आज भी यूज़ किया जाता है और कुछ तो उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं, हमेशा साइंस में इम्प्रूवमेंट होता ही रहता है, हर एक चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। तो कुछ ऐसे प्रोसेस है, कुछ प्रैक्टिसेस है जिसको हम सेम टू सेम अप्लाई करते हैं कुछ में इम्प्रूवमेंट करने के बाद। नाउ बायोडाइवर्सिटी एंड फोक ट्रेडिशंस। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, यानी जीवों में विविधता होती है, जीव विभिन्न प्रकार के होते हैं, और यही होती है बायोडाइवर्सिटी। द रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल वेरिएशंस वर हाईलाइटेड इन एंशिएंट राइटिंग्स। तो आज भी हमारे ही देश में देख सकते हैं, हर एक जगह फ्लोरा फौना में डिफरेंस डाइवर्सिटीज़ है, ठीक है। तो ये बायोडाइवर्सिटीज़ यानी कि विभिन्न प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं, उसकी रिचनेस के बारे में, क्लाइमेटिक डिफरेंस के बारे में, जियोग्राफिकल डिफरेंस के बारे में, इन सभी को हाईलाइट किया गया है एंशिएंट राइटिंग्स में। वह इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब पढ़िएगा धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद में, ठीक है, हायर क्लास में जाएगा तो ये सब के बारे में, ये इसका मेन एक टॉपिक ही बन जाता है बायोडाइवर्सिटी। Different geographical regions were described along with the cycle of 6 seasons
सेटिंग द स्टेज फॉर वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी। और ये बायोडाइवर्सिटी जो है ये बायोडाइवर्सिटी जो है हम देख सकते हैं कि सीजन्स का जो साइकिल चलता है ये इस पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग सीजन्स आते हैं। समर सीजन तो कुछ जो काफ़ी गर्मी में जो ग्रो करते हैं, जो जानवर सर्वाइव करते हैं, वो अलग दिखते हैं, उनका अपीयरेंस अलग होता है, उनका हैबिटेट अलग होता है, खान पान अलग होता है। इसके अलावा जो ठंड में रहते हैं उनका अलग होता है, उनका अपीयरेंस अलग है, खान पान अलग है, पानी में रहने वाले का अलग है। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलता है। It is mentioned in Ayurvedic texts that there is a variation of biodiversity in terms of flora and fauna as well as human life and habits over a span of 12 योजनाज और 96 miles। तो आयुर्वेदा में ये मेंशन्ड है कि जो बायोडाइवर्सिटी है, चाहे हम देखें फ्लोरा और फौना के बारे में। फ्लोरा जो होता है, जो प्लांट्स होता है उसको फ्लोरा कहते हैं, और जो एनिमल्स होता है उसको फौना कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा केवल फ्लोरा और फौना बल्कि ह्यूमन लाइफ में भी और उनके हैबिटेट में भी कितने का लगभग 12 योजन, ठीक है, 12 योजन 96 माइल के स्पैन में ये बायोडाइवर्सिटी देखा जा सकता है। एंशिएंट इंडियंस एस्टिमेटेड that there are nearly 8.4 million यूनीज और स्पेसीज ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस देख सकते हैं आप। 8.4 मिलियन यूनीज या स्पेसीज, ठीक है, इतने तरह का लाइफ जो है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। दिस कम्स स्ट्राइकिंगली क्लोज टू द रिसेंट एस्टिमेट ऑफ मॉडर्न साइंटिस्ट्स at 8.7 million species. Sushruta proclaims that one must hunt for the earth is bountiful everywhere. There are about 4,600 ethnic communities in India who have lived in a close proximity with nature and nurtured a folk system of medicine. It is estimated that there are 1 million specialized carriers of folk medicine, outnumbering and paramedics on the payroll of the government. तो ये जो डाटा हमें दिया गया है, ये लगभग 4600 एथनिक कम्युनिटीज़ हैं इंडिया में जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखते हैं और जो इस पे काम करते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी को सरवाइव करना एक लक्ष्य माना जाता है कि हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना है, क्योंकि ये अर्थ के लिए, हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी में जो फूड चेन होता है, फूड वेब, ये भी ज़रूरी है। अगर ये सब मान लीजिए कि कोई छोटा जानवर बहुत सारा है, अगर उसको खाएंगे नहीं, अगर स्नेक ये सब उसको खाएगा नहीं तो क्या होगा? उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। टीडों को अगर मेढक के स्नेक ये सब नहीं खाएगा तो क्या होगा? उसकी संख्या बढ़ जाएगी और क्रॉप को नुकसान करेंगे। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को सरवाइव करना, उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर 5, चैप्टर 6 है मैथमेटिक्स इन इंडिया। ये भी आज शाम तक अपलोड हो जाना चाहिए, आज हो ही जाएगा। क्योंकि समय कम इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लेकर चल रहा हूँ। और अभी हमको अब MCQ भी करना बाकी है, तो पहले सबको एक बार पढ़ा देने के बाद में MCQ हम सीरीज शुरू करेंगे। जब एग्ज़ाम का 4 या 5 दिन रहेगा तो हम केवल MCQ भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप प्लीज़ आप चैनल का सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और ऐसा नहीं केवल एग्ज़ाम तक ही, बल्कि एग्ज़ाम जब समाप्त हो जाए तो भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर BBM को छोड़कर कोई क्लास से रिलेटेड साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। हम उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।